Want to score 360 upon 360 in नीट बायोलॉजी? कौन से बुक से पढ़ें, कहां से नोट्स लाएं, किस कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ें? Nothing. You just need two books, which is this and this. That is NCERT. Yes, these two books will sum up and these together will give you 360 marks. Hey guys, I'm Srishti and in this video I'm going to tell you how to read your NCERT to score full marks in your NEET exam. So I have my 12th class ki NCERT in my hand and this is how my NCERT looks like. I'm going to show you one page. This is how it looks like. You will see it is underlined, highlighted, diagrams are ticked. I have answered some in-text question all at one page. I have written some extra information right here. Everything is in your NCERT only. Okay, so this video is going to be divided into 3 parts. Okay, that is first read, second read and the later reads. अगर आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है? पहली बात, you don't need to use a highlighter on your NCERT. You will say क्या हिपोक्रेसी है, आपने तो कर रखा है, हमें कह रहे हो नहीं करना. नहीं, मैंने ये फर्स्ट रीड में हाईलाइट नहीं किया, ये हाईलाइट मैंने लास्ट में जाके किया था, विच आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. फर्स्ट रीड में यू डोंट नीड टू हाईलाइट एनीथिंग. सी एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको हाईलाइट करके एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस और दूसरी चीज को कम इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देनी है. तो कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है. What you need to do is take a pencil and underline. And अगर आप मेरी बुक देखोगे, you will find almost every line is underlined with a pencil. कुछ जगह ही है जो कि अंडरलाइन नहीं किया हुआ है. वो कुछ क्या होगा, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है. लेकिन आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने का मतलब एक ही है कि आपको अपना कंटेंट जो है, एनसीईआरटी की बुक का जो कंटेंट है उसको शॉर्टन अप करना है. इसका मतलब कि जो कुछ फ्रेजेस लिखे होंगे, जैसे यू हैव रीड दिस इन क्लास 11th, ये आपने पढ़ रखा है, फ्लावर्स से बहुत अच्छी स्मेल आती है, ये आपको पता है, ठीक है. इसको आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है. छोटे छोटे फ्रेजेस, दिस दैट देयरफॉर, अंडरलाइन नहीं करना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रीड करो तो आपको टाइम कम लगे. अब आपको लग सकता है कि क्या ये टाइम कम लगेगा 1-2 वर्ड ज्यादा पढ़ लेने से, बट इट डज मेक अ वेरी बिग इम्पैक्ट एंड यू विल सी दैट आफ्टर यू डू इट ओनली. नंबर 2, आपको क्या क्या पढ़ना है. तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी का इंडेक्स देखोगे तो जो चैप्टर्स हैं वो पहले यूनिट्स में डिवाइडेड हैं. ओके, और हर यूनिट के पहले, लाइक जो भी यूनिट शुरू हुई है, हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है. तो यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम दैट पेज ओनली. जैसे कि तो ये जो यूनिट है, दैट इज यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये यूनिट यहाँ से शुरू हुआ है. एंड यूनिट के पहले चैप्टर शुरू होने के पहले यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. आपको एग्जैक्टली यहीं से पढ़ना है. तो आपको ये पूरा बॉक्स लेके चलना है. कई बार हम चैप्टर के अंदर वाले साइंटिस्ट याद रखते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, आपको ये पढ़ना है. नाउ इस बॉक्स में क्या क्या रहता है? इस बॉक्स में साइंटिस्ट की पूरी हिस्ट्री देते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन से कॉलेज में पढ़ा, फलाना ढिमकाना सब कुछ. आप हिस्ट्री नहीं, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की तरह ही पढ़िए. आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, साइंटिस्ट का नाम और उनका काम. बस उनका नाम क्या है और उन्होंने क्या क्या किया है, जो भी उनकी वर्क है, जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं किसी भी फील्ड में, वो सब कुछ. उनको अगर कोई स्पेशल नाम दिया गया किसी दूसरे साइंटिस्ट, अगर एक साइंटिस्ट का बॉक्स है ना, उसके अंदर कभी कभी किसी दूसरे साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास की अगर मैं बुक देखूं तो यूनिट 2 जो है उसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे कैथरीन निजाउ के बारे में दिया हुआ है. इसकी लास्ट लाइन में ये मेंशन्ड है, शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99. ये पीटर रेवन ने बोला है. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है. एक साइंटिस्ट के बॉक्स के अंदर आपको दूसरे साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, लास्ट में एकदम लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द चैप्टर. नाउ चैप्टर शुरू करने के पहले, फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी वाला. यहाँ पे मैंने, आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ टैली मार्क्स बना रखे, राइट. मैंने कुछ लाइन्स खींच रखे जिसको मैं बाद में कट करती जाती हूँ. ये एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि मैंने ये चैप्टर कितनी बार पढ़ रखा है. तो जैसे मैं चैप्टर शुरू करती हूँ, मैं उसके पहले ही यहाँ पे जो है 5 ऐसे लाइन खींच लेती हूँ. कम से कम मुझे 5 बार ये चैप्टर पढ़ना है. फर्स्ट टाइम उसको नहीं काउंट करना, बिकॉज फर्स्ट टाइम इज अंडरस्टैंडिंग टाइम. ओके, नेक्स्ट टाइम आप जितनी बार पढ़ोगे एक लाइन कट करते जाओगे, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये चैप्टर इतनी बार पढ़ा है. क्योंकि बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा, शुरू में रहता है, बाद में क्योंकि चैप्टर समअप होते जाता है, ज्यादा हो जाता है सिलेबस, तो भूल जाते हैं. सो दिस इज अ गुड रिमाइंडर. तो याद करने पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना अपनी फर्स्ट रीड में.
फर्स्ट रीड शुड बी फोकस्ड कंप्लीटली ऑन अंडरस्टैंडिंग। आपको जो पूरी कॉन्टेक्स्ट है, जो हर एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आनी चाहिए। ये आपका पहले बारे में काम है। उसको लर्न करने के लिए 10 बार पढ़ना है नहीं, उसमें टाइम लगाना है बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट रीड में आपको बस समझना है। समझने के लिए आपको 10 बार पढ़ना पड़े तो 10 बार पढ़िए। आपको कहीं से पूछना पड़े आप पूछिए, सर्च कीजिए इंटरनेट पे, आपको एनसीईआरटी की हर लाइन का मतलब मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रीड एवरीथिंग। जब आप चैप्टर शुरू करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में हेडिंग्स लिखे हुए मिलेंगे। चैप्टर की ग्लॉसरी के ये पॉइंट चैप्टर में डिस्कस होंगे, इसको आपको पढ़ना है। चैप्टर आपको हर एक लाइन पढ़नी है। चैप्टर में कोई बॉक्स मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, कोई टेबल मिल रहा है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डायग्राम्स। एनसीईआरटी के डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहले एम्स का भी पेपर होता था उसके में डायग्राम्स जो है एनसीईआरटी से ही आते थे। मतलब भले ही सिलेबस कभी कभी बाहर से जाता है लेकिन डायग्राम्स कभी एनसीईआरटी के बाहर के नहीं होते। डायग्राम्स एनसीईआरटी के ही आएंगे। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, एकदम बने हुए, मतलब आपको दिख जाए आपके सामने वो डायग्राम भगवान के रूप में से उपस्थित हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो हाउ यू नीड टू डू डायग्राम। आपको डायग्राम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे और सबकी ड्राइंग्स के लिए भी अच्छी नहीं होती। आप बेवजह का मैथ करते रहेंगे कि बन नहीं रहा। आपको बनाना नहीं आना चाहिए, आपको एक रफ फिगर पता होना चाहिए कि ऐसे करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी। आपके बोर्ड एग्जाम और नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स में बनाने को मिलता है, लेकिन स्टिल इट्स ओके अगर आप नहीं कर पा रहे ड्रॉ तो। लेकिन आपको डायग्राम की लेबलिंग जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको सारी लेबलिंग्स याद होनी चाहिए। चाहे तो आप डायग्राम्स छापा मार के रख लें, बाद में लेबलिंग कर लें। डायरेक्ट जो है डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, लेबल करके छोड़ देंगे, एबीसीडी लिख के आपको बताना है एबीसीडी में क्या आएगा। तो एनसीईआरटी की ही लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए और जो भी लेबलिंग है उसकी जो भी स्पेशलिटी है, कोई फंक्शन है इंपॉर्टेंट, उसको आपको वहीं पे लिखना है। जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का। यहाँ पे जो है डायग्राम मैंने बना हुआ, देखिए जितनी भी लेबलिंग है उसके नीचे मैंने 1-2 लाइंस लिख रखी है। यहाँ पे मैंने ऊपर फंक्शन लिख रखा है ताकि आपके डायग्राम में जो है एक समरी टाइप की बन जाए कि यहीं पे सब कुछ हमारा आ गया, ताकि एक बार लास्ट टाइम जब हम डायग्राम देख रहे रिविजन करने समय तो साथ साथ में आपको उसके फंक्शंस और जो भी स्पेशलिटी अगर किसी चीज की तो वो भी याद हो जाए। तो नेक्स्ट आर फिलअप्स एंड इंटेक्स क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में इंटेक्स क्वेश्चन जो है बस एवं दिए होते हैं, कोई डब्बा वब्बा नहीं बना होता है, वहीं पे आपको इटैलिसाइज किए हुए मिल जाएंगे। नाउ अगर एनसीईआरटी ने कुछ ब्लैंक छोड़ा है, अगर एनसीईआरटी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब एनसीईआरटी ये चाहती है कि आपको वो चीज पता हो, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। और जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, इसमें जो है एनसीईआरटी ने कुछ की एज जो है, लाइफ स्पैन जो है वो दे रखी थी, कुछ में जो है गैप्स दे रखे थे, ठीक है, ब्लैंक छोड़ देते। इसको आपको खुद सर्च करना है, खुद ढूंढ ढांड के यहाँ पे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इंडेक्स क्वेश्चन दे रहा है इज देयर करके इटैलिसाइज में क्वेश्चन है, मैंने यहीं पे जो है एरो मार के यहीं पे आंसर लिख लिया। तो ये आपको करना है जहां पे भी आपको इंडेक्स क्वेश्चन मिले एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट रीड में ही, क्योंकि आप समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन भी, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। नहीं आया तो ऑफकोर्स यू कैन आस्क टू एनीबडी, एनी ऑफ योर टीचर्स और गूगल। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट रीड में आपको क्या नहीं करना है। पहली चीज, आपको कुछ भी रटने की, याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको बस समझने पे फोकस करना है। दूसरा, आपको समरी नहीं पढ़नी है। यस, यू हर्ड मी राइट, फर्स्ट रीड में समरी आपको नहीं पढ़नी है। अगर चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद समरी है, उसके बाद एक्सरसाइज है, तो ये पूरा पोर्शन समरी और एक्सरसाइज आपको फर्स्ट रीड में नहीं पढ़ना। आप यहीं पे तक पढ़ के चैप्टर खत्म हो गया, आपका फर्स्ट रीड का काम खत्म हो गया। So that is all the things that you need to do when you're reading the chapter for the very first time. Let me summarize it. 1, don't highlight anything. Number 2, you just need to underline with a pencil. Underline almost everything. Number 3, start from the scientist block and stop just before the summary. Number 4, don't try to remember anything, mug up anything. No, you just need to understand everything, like every line of NCERT. Number 5, you need to fill up every blank, answer all the in-text question given. अब आप सेकेंड टाइम जब चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या करना है। पहली चीज, आपको जो आपने टैली मार्क किया था उसमें पहला कट मार देना है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है चैप्टर याद करने वाला हूँ। नाउ इस बार आपको पूरा फोकस याद करने पे डालना है। आप जितना पढ़ रहे हैं आपको याद हो जाना चाहिए। आपको भले वो लाइन एक बार पढ़नी पड़े, 10 बार पढ़नी पड़े, आप उसको बार बार रिपीट करके पढ़े। अब आपको पूरा फोकस जो है उस चीजों को याद करने पे डालना है जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। सेकंड, आपको डायग्राम्स में जितनी लेबलिंग है वो भी पूरी याद होनी चाहिए। पिछली बार आपने समझ ली थी, इस बार आप याद करेंगे। थर्ड, आपने जितने फिलअप्स खुद से किए थे, जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर खुद से किए थे, वो सब भी अब जो है आपको लर्न करते हुए चलना है।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू योर समरी। अब आपने पूरा चैप्टर लर्न कर लिया है, अब आप समरी पे आए हैं, ठीक है। मैंने क्यों बोला था कि समरी फर्स्ट रीड में नहीं पढ़नी है, इसीलिए क्योंकि समरी में मेजर पोर्शन ऐसा होता है जो कि ऑलरेडी चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको समरी में मिल जाएंगी देखने को जो कि पूरे चैप्टर में कहीं नहीं थी लेकिन समरी में दी हुई है, और वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो समरी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन सेकेंड रीड में पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज हमने चैप्टर में पहले पढ़ रखी है, क्योंकि आपने चैप्टर लर्न कर लिया। आप पढ़ते हैं हाँ ये तो पढ़ा है, हाँ ये तो पता है, ये तो पता है। उन चीजों को बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करना, बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना, जो आपको अब नया मिल जाए, ठीक है, जो आपने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं देखा, ठीक है, पूरे चैप्टर अपना कहीं याद नहीं किया, लेकिन अब आपको दिख गया, बस उसको ही समरी में अंडरलाइन करना है। पूरी समरी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर वापस पढ़ा है, ठीक है। तो आपको हर बार समरी रिपीट करके अपना लोड नहीं बढ़ाना, हमें अपना कंटेंट कम करना है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में स्ट्रोक वॉल्यूम जो है एक टर्म आता है, ठीक है, हार्ट के सर्कुलेशन में आप पढ़िएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम एक टर्म आता है। नाउ सिर्फ और सिर्फ समरी में दिया हुआ है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को ही बीट वॉल्यूम भी बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को बीट वॉल्यूम बोलते हैं। ये पूरे चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो है समरी में मेंशन है। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल और मिल जाएंगे जब आप खुद से पढ़िएगा तो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू समरी हो गई हमारी, अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। अब आपको एक्सरसाइज भी पढ़नी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपने चैप्टर में लर्न कर रखे हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि चैप्टर में नहीं दिया, लेकिन अगेन अगर एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है, इसका मतलब एनसीईआरटी चाहती है कि आपको वो चीज पता हो, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ेगा, आपको पता है ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, इन क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो मिलेंगे जो चैप्टर में कहीं दिए नहीं थे, उन क्वेश्चन का आंसर आप वहीं पे एनसीईआरटी में लिख लीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन चैप्टर में दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन 10th वाला, कि कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज अडैप्टिव रेडिएशन। ये इस चीज की चर्चा जो है आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर आपको ढूंढ के देखिए, मैंने यहीं पे जो है आंसर वो लिख लिया है, राइट। एंड दैट इज हाउ आपको सेकेंड रीड में अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है। समरी के लिए नंबर 1, आपको सिर्फ जो आपने पहली बार में पेंसिल से अंडरलाइन किया बस उतना पढ़ना है। नंबर 2, सब कुछ याद करते हुए चलना है। नंबर 3, समरी में बस उतना ही अंडरलाइन कीजिए जो चैप्टर में आपको नहीं मिला था। एंड नंबर 4, एक्सरसाइज में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको वहीं पे आंसर कर लीजिए और वहीं पे याद कर लीजिए। जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर, उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको सेकेंड रीड डाल देना है। नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करेंगे, दैट इज योर थर्ड रीड, वो 1 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपके दिमाग से इन्फॉर्मेशन रेडिएट आउट हो जाएगा। ओके, तो थर्ड रीड में आपको क्या करना है? थर्ड रीड इज एक्चुअली अ टेस्ट फॉर यू। जो आपका टेली मार्क है उसमें एक और कट मार देना है कि हम सेकेंड बार चैप्टर जो है लर्न करने के लिए आ गए हैं। नाउ थर्ड रीड में आपको पता चलेगा कि आपको कुछ कुछ चीजें भूल गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। भले ही आप 1 वीक के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, साइंटिस्ट के नाम होते हैं, कोई डेट आ गई बीच में, तो ये चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको सर्कल कर लेना है। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये 12th क्लास का जो है जेनेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है। आप देखिएगा इस पेज में मैंने कुछ कुछ चीजें सर्कल आउट कर रखी, वो चीजें जो कि जो है ना मैं भूल गई थी, ठीक है, फर्स्ट रीड में। तो अब इनसे क्या होगा, जब चीजें आप सर्कल कर लेंगे, ये वो चीजें हैं जो कि वोलेटाइल होती हैं, ठीक है, नंबर्स, डेट, ऐसी चीजें जनरली हम भूल जाते हैं। इन चीजों को सर्कल कर लेने से आप जो है इन चीजों को बार बार पढ़िएगा। दैट इज जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाइएगा, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर के जितने भी सर्कल किए हुए चीजें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें तो ये वोलेटाइल चीजें उड़ ना जाए, आपके साथ रहें। सेकेंड चैप्टर पढ़ने के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में पुराना छूट ना जाए, तो ये रिवीजन हो जाएगा। पूरा चैप्टर रिवाइज करना हर बार पॉसिबल नहीं होता, तो आप उतना रिवाइज कर लीजिए जितना जितना आप भूल जाते हैं। Now that's how you need to read your NCERT again and again. अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम एटलीस्ट जो है आपको NCERT को 10 टाइम्स पक्का से पढ़ना है। But I'll suggest you going for like 15 टाइम्स, तो आप एकदम NCERT आपके दिमाग में छप जाएगी। नाउ कब आपको एनसीईआरटी अपनी हाईलाइट करनी है ना, जब एग्जाम पास आने लगे, जब एग्जाम अप्रोच होने लगे, 1-2 महीने पहले, जब आपको पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी है। नाउ मैंने क्या किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स कहीं अलग से लिखे नहीं थे, ठीक, क्योंकि मुझे लगा कि उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा।
तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स अपनी एनसीईआरटी में ही बना लिए। हाउ? नाउ आई यूज्ड हाइलाइटर्स। तो जितना भी आपको ये अंडरलाइन दिख रहा है ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। देखिए पेंसिल से मैंने ऑलमोस्ट पूरी बुक अंडरलाइन कर रखी है, लेकिन जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो मैंने बस इंपॉर्टेंट चीजें, 2 चीजें हाईलाइट करनी है आपको। एक जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी जो आप भूल जाते हैं। अब आपको कैसे पता चला क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? पहला आपके स्कूल के एग्जाम जो है उस अंदाजे से, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आए गए हैं, मॉक टेस्ट में जो आपको दिख रहे हैं वो चीजें आपको हाईलाइट करनी है। दूसरी जो चीजें आप भूल ज्यादा जाते हो वो चीजें आपको हाईलाइट करनी है। इन दोनों चीजों को मिला के आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। छोटा छोटा कम कम ही हाईलाइट करना है, बिकॉज वो शॉर्ट नोट्स है। लास्ट में करना है, अभी बिल्कुल नहीं करना। अभी आपको पूरी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, फर्स्ट रीड, सेकेंड रीड, थर्ड रीड, सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं। लाइक पूरे, इफ नॉट 360 तो 350 तो पक्का। अगर 1-2 क्वेश्चन मान लेते हैं बाहर से आ गया, जो कि ट्रेंड्स देख के लग नहीं रहा कि आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो भी आपके 350 तो कहीं भी नहीं जाने वाले अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी को कम से कम 15 बार पढ़ा है, मार्क माई वर्ड्स, यू विल स्कोर 350 आउट ऑफ 360। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।